अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ उसके हवाले से आजकल हर रोज़ एक नई खबर आ रही होती है। गुज़श्ता रोज़ जब हम प्रोग्राम शुरू कर रहे थे तो हम आपको ये बता रहे थे कि बुशरा बीबी ने पार्टी मीटिंग में एड्रेस किया और वो तमाम बातें जो हम प्रोग्राम में ज़राए से करके बता रहे थे, रात गए एक ऑडियो लीक हुई जिसमें तमाम बातें उन्हीं की ज़बानी आ गई। आज उसके ऊपर फर्दर डेवलपमेंट है, उनकी मैं स्टेटमेंट भी आपको सुनवाता हूँ, लेकिन उसके ऊपर फर्दर डेवलपमेंट ये है कि इमरान खान से आज बैरिस्टर गौहर उनकी मुलाकात हुई और अली अमीन गंडापुर की मुलाकात हुई और इमरान खान ने इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के लिए रजामंदी का इजहार भी कर दिया और इन दोनों को मैंडेट भी दे दिया कि जुमेरात तक मामला तय हो सकते हैं तो आप मामला तय कर लें, नहीं तो 24 नवंबर को हर सूरत एहतजाज होगा। पहले बुशरा बीबी का बयान सुनिए। बुशरा बीबी ने कल पार्टी मीटिंग में एड्रेस करते हुए क्या कहा, जो हम कल ब्रेकिंग न्यूज़ चला रहे थे, हर बार वही बातें उन्हीं की ज़ुबानी सुन लीजिए। हर एमएलए 10,000 लेके अपना अलग-अलग काफिला निकलेगा। कोई ये नहीं कहेगा कि मैंने उसको ज्वाइन किया और कोई ये भी नहीं कहेगा कि मैं गिरफ्तार हो गया। दूसरा काम ने ये कहा था कि ये बात किसी की नहीं सुनी जाएगी कि मैं गिरफ्तार हो गया इसलिए मेरे लोग उस जगह पे नहीं पहुंच सके और बाद में ये नहीं सुना जाएगा कि आप गिरफ्तार हो गए, शेयरिंग हो गई, ये हो गया, इसलिए आप लोगों को वहां से जाना पड़ा। जो आपकी मूवमेंट है इस्लामाबाद पहुंचने तक की, इस्लामाबाद की, अच्छा ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट बात है। खान ने कहा है कि जिसके पास सबूत के तौर पे वीडियोस नहीं होंगी वो नेक्स्ट टिकट होल्डर नहीं होगा। आज अलीमा खान ने इमरान खान से मुलाकात के बाद वो इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत वाले मामले को एक ऑफिशियल हैसियत दे दी जिसका पहले ज़राए चलाते थे कि अली अमीन गंडापुर राब्ते का ज़रिया है इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान। अलीमा खान ने क्या कहा वो भी सुनिए। इमरान खान ने यह भी बताया कि आज अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर गौहर उनके पास आए थे। बैरिस्टर गौहर अली अमीन गंडापुर ने उनसे इजाज़त मांगी है कि आप हमें इजाज़त दें कि हम मुज़ाकरात की शुरुआत करें इस्टेब्लिशमेंट से ही। इमरान खान ने उन्हें कहा कि हाँ, पॉलिटिकल पार्टीज हमेशा दरवाजे खुले रखती हैं। उन्होंने जुमेरात तक का टाइम दिया है। उन्होंने कहा कि अगर मुज़ाकरात में आप सोच लें स्टोलन मैंडेट वापस कर देते हैं तो फिर उसका जो 24 तारीख है वो जश्न में तब्दील हो जाएगा। अली अमीन गंडापुर पब्लिकली कह चुके हैं कि एपेक्स कमेटी के इजलास के अंदर वो इमरान खान या तहरीक-ए-इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान बातचीत वाले इशू को उठाएंगे। आज एपेक्स कमेटी का इजलास भी था, उसकी तफसीलात सामने यकीनन नहीं आएंगी। ज़राए करके ख़बरें बाद निकलेंगी तो पता चलेगा कि अली अमीन ने क्या इशू रेज़ किया और इस्टेब्लिशमेंट से आर्मी चीफ खुद वहाँ मौजूद थे, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने उस मीटिंग को चेयर किया और क्या बातें वहाँ हुई ये शायद 1-2 रोज़ या 4 रोज़ के अंदर कुछ थोड़ा बहुत हम तक ये बातें आ जाएँ, लेकिन अभी मीटिंग आज ही हुई है इसलिए फ़ौरी तौर पर ये कहना मुश्किल है कि अली अमीन ने क्या कहा होगा और जवाब में दूसरी तरफ से क्या कहा गया। लेकिन प्राइम मिनिस्टर का एक स्टेटमेंट सरकारी टीवी से नशर किया गया, वो क्या था वो सुन लीजिए। हर मौके के ऊपर यहाँ पर कोई ना कोई धरना होता था। मैं समझता हूँ कि ये किस हद तक हम अपने ज़रा आराम से बैठें कि क्या ये पाकिस्तान के मफाद में है। अगर धरना या जुलूस अगर देना है, करना है तो वो उसके बाद हो सकता है। मैं समझता हूँ कि मैं इस मामले में इससे ज़्यादा आगे नहीं जाना चाहता। सिर्फ ये अदब से दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि हमें बैठ कर ठंडे दिल के साथ इन मामलों को सोचना है। अगर वाकई पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली आप सबको अजीज़ है, जो कि है आपको, फिर फैसला करना है कि हम धरने दे लें, लॉन्ग मार्चेस कर लें या फिर तरक्की और खुशहाली के मीनार खड़े करें। इट्स ऑल अप टू अस। चॉइस इज आवर्स, टाइम एंड टाइट, वेट फॉर नन। एपेक्स कमेटी का इजलास जिस मकसद के लिए बुलाया गया वो पाकिस्तान में बढ़ती हुई दहशतगर्दी की लहर है जिसमें रोज़ाना इस कौम के बेटे शहीद हो रहे हैं। तो हमारी अव्वलीन तरजीह क्या होनी चाहिए कि मुल्क में दहशतगर्दी का ख़ात्मा कैसे यकीनी बनाना है और अपने बच्चों का, इस कौम के बेटों का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो कैसे यकीनी बनाना है। ये कोई मजाक की बात नहीं है कि रोज़ाना 5-7 फ़ौजी शहीद हो रहे हो और हम एक छोटी सी खबर चला के तो उसके ऊपर आराम से बैठ जाएँ। तमाम अदारे जिनका काम है सिक्योरिटी को इंश्योर करना, प्राइम मिनिस्टर उसकी सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी उसके कांधों के ऊपर है, उसका अव्वलीन फ़र्ज़ यही है। लेकिन इस यकसुई के लिए आपको जो सियासी तनाज़ात हैं, आधा मुल्क पोलराइजेशन से इधर खड़ा है, आधा उधर खड़ा है, उससे बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। तो पाकिस्तान का मुफाद इसके अंदर है कि इस्टेब्लिशमेंट और तहरीक-ए-इंसाफ के दरमियान जो फासले हैं वो कम हो और ये बातचीत से, ये एक पोलिटिकल डिस्प्यूट है, बातचीत से इसका हल निकले। दूसरा सबसे बड़ा इशू पाकिस्तान की बैठी हुई इकॉनमी है जो पिछले कई सालों से 6-7 साल से बहुत रगड़ा इस कौम को आ गया।
बैठ गया पूरा मुल्क। 104 से इसहाक डार साहब को कहा जाता था कि मसनूई तरीके से डॉलर को रोका हुआ है, 3-4 साल 104 से नीचे नहीं था, अब 278 पे। तो ये हमें अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि इस मुल्क के साथ हम क्या कर चुके हैं। इसके लिए भी पोलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए, सियासी इस्तेहकाम चाहिए, और सियासी इस्तेहकाम तब आएगा कि सियासी तनाज़ात को सियासी तरीके से हल करें। अगर नहीं करेंगे तो उसका अंजाम कार अच्छा नहीं होगा। किसी मुफ्ती साहब से VPN का फतवा क्यों जारी करवाना पड़ता है? क्योंकि सोशल मीडिया पे बुरा भला कहा जाता है, उसको शटअप करने के लिए अब मुफ्तियों से फतवे दिलवाने पे हम आ गए। तो हमें अपने कुछ अमाल दुरुस्त करने चाहिए। एक सेक्टर जो हमारा फास्टेस्ट ग्रोइंग है, IT सेक्टर, उसका भी हम बेड़ागर कर लेंगे अपनी कोशिशों से, क्योंकि हमारे पास पोलिटिकल स्ट्रेटजी नहीं है, मुल्क को दुरुस्त राह पे बढ़ाने का तरीका भी नहीं है। कभी हम इंटरनेट बंद करते हैं, कभी VPN बंद करते हैं, उससे भी नहीं गुजारा हुआ तो अब मौलवियों के फतवों पे आ गए। तो आज के प्रोग्राम में इन इशूज़ पे बात करेंगे। हमारे साथ मेहमान हैं नदीम अफजल चंद साहब, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, सेनेटर हुमायूं महमूद साहब हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और वफाकी वज़ीर हैं हमारे साथ PMLN से डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब। सबको खुशामदीद कहता हूँ प्रोग्राम में। चंद साहब, PTI से इस्टेब्लिशमेंट के मुज़ाकरात होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? देखिए जी, मुज़ाकरात तो बिल्कुल होने चाहिए, मैं समझता हूँ। और क्योंकि मुल्क का चलना, मुल्क को तरक्की, मुल्क में रूल ऑफ लॉ होना, अदल होना, ये हमारी अवलीन तरजीह है। मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है, वो प्रिवेल करना चाहिए। लेकिन क्या सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से, मुज़ाकरात से, क्या जो उनका मौक़िफ़ है वो एक सिविलियन सुप्रीमेसी की बात तो नहीं करते? चलो मैं कर देता हूँ, वो तो कभी जिक्र नहीं किया उन्होंने। क्या उस मौक़िफ़ को तक़वियत पहुँचेगी, या पॉलिटिकल क्लास के साथ बग़ैर मुज़ाकरात के क्या मुल्क में स्टेबिलिटी आ जाएगी? लेकिन मुज़ाकरात हर सूरत होने चाहिए। मुज़ाकरात को तो मैं समझता हूँ बिल्कुल होने चाहिए मुज़ाकरात। फिर मुज़ाकरात आपका कहना यह है कि ज़्यादा ब्रॉड बेस्ड होने चाहिए, जिसमें हुकूमत वक्त भी, सियासी गुफ्ते भी शामिल हो, एस्टेब्लिशमेंट भी शामिल होनी चाहिए जी, होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। और उसका फोरम क्या होगा? फोरम देखे, ये एपेक्स कमेटी आज प्राइम मिनिस्टर ने हेड की है, आर्मी चीफ भी बैठे हुए थे। इस तरह कोई एक एपेक्स कमेटी बुला लें जिसके अंदर तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी, चारों चीफ मिनिस्टर भी हों, पॉलिटिकल क़यादतों को बुला लें, और PTI भी बैठी हो, सारों को बैठ के ओपन मुज़ाकरात कर लें आप चीज़ों पे। कोई मुश्किल तो नहीं है इस मुल्क में। बंद कमरे बैठे उस वक्त निकलें बाहर जब कोई हल निकल है। तजवीज़ तो बहुत मुनासिब है। इसमें फोरम है, इसके से पहले हमने बड़े बड़े देखिए, कोई भी क्राइसिस हो, लड़ाई हो, आपने इस मुल्क में धरना सियासत को ख़त्म करना हो, आपने इस मुल्क को आगे लेके चलना हो, आपने इस मुल्क में पड़ोसी मुल्क में क्राइसिस हैं, फॉरेन पॉलिसी आपकी जो देख लें, पड़ोस में जंग लगी हुई है, सारी चीज़ों को लेके आपने आगे चलना है। तो मैं समझता हूँ आप मौलाना के घर जाते हैं ना, मौलाना के साथ कितनी उनकी कन्फ्रंटेशन थी। पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान 1988 में 90 में किस हद तक इख्तलाफ था, फिर अल्टीमेटली चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हो गया ना, बाहर बैठ के हो गया ना, किसी एपेक्स कमेटी की ज़रूरत नहीं पड़ी, हो गया। तो अब भी मैं समझता हूँ कि इसमें किसी पॉलिटिकल क्लास बैठे, तमाम स्टेक होल्डर बैठे तो और ज़्यादा बेहतर होगा। डॉक्टर मुसद्दिक साहब, मुतज़ाद खबरें चलती हैं। एक खबर ये चलती है कि कोई राब्ता साजी की कोशिश हो रही है, फिर खबर आती है कि नहीं, वो अली मीन को ऑथोराइज़ कर रहे हैं, कुछ इस्टेब्लिशमेंट का पैगाम गया है, या इधर से इस्टेब्लिशमेंट को पैगाम भेजा जा रहा है। क्या हो रहा है, रियलिटी क्या है? देखिए, PTI के बिहाफ पे तो डॉक्टर साहब ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं कि किसकी किससे बात हो रही है, लेकिन मैं चंद साहब की बात को और आपकी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहूँगा। मैं समझता हूँ पार्लिमान के अंदर भी मौजूद हैं, पार्लिमान की भी शान बढ़ेगी अगर पार्लिमान के अंदर बैठ के भी हम ये डिबेट शुरू करेंगे। मुझे उससे गर्ज नहीं है कोई एपेक्स कमेटी बनानी है, कोई ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलानी है, मुख्तलिफ एक्टर्स को साथ बिठाना है, ज़रूर कर लें, लेकिन एक पार्लिमान का भी फोरम है ना, हम उसी को रिस्टोर करने के लिए हमारे भाई हम पे मोतरज़ होते हैं कि ये इलेक्शन ठीक नहीं थे, हम इन पे मोतरज़ होते हैं कि इससे पिछले इलेक्शन ठीक नहीं थे, वो कहते हैं वो इतने बुरे नहीं थे। यानी ये तमाम चीज़ें असल में तो लोगों की रिप्रेजेंटेशन, गरीब आदमी का मुकदमा आगे लेकर चलने की कोशिश है, जिसमें सारी सियासी जमातें जो हैं वो बिल्कुल यानी बेयार व मददगार हो रही हैं। तो बेहतर है कि आप जहाँ पे मौजूद हैं वहाँ से बात शुरू करें, पार्लिमान के अंदर बैठें, पार्लिमान को चाहे एक कमेटी डिक्लेयर कर दें जिसमें आप जिसको मर्जी बुला लें, मगर पार्लिमान के अंदर बैठे आपकी भी तौकीर बढ़ेगी, सियासत की भी तौकीर बढ़ेगी, जमहूरियत की भी तौकीर बढ़ेगी, पार्लिमान की भी तौकीर बढ़ेगी, और हो सकता है कि थोड़ा ले दे के बाद, थोड़ी तकरार के बाद कोई रास्ता भी नज़र आना शुरू हो जाए। तो मेरी ख्वाहिश ये होगी कि बात कहीं भी जाए मगर कम से कम शुरू तो पार्लिमान से हो।
तो बात आगे निकलेगी, हम बेहतर तरीक़ाकार सोचेंगे। आप इस पे इनिशिएटिव ले सकते हैं, प्राइम जी ले मिनिस्टर सकते साहब एक कमेटी बना दें। जी आप सही कह रहे हैं। देखिए वो पोलराइज आगाज तो आपको सिलेक्ट कमेटी से करना पड़ेगा, फिर आप उसको ब्रॉडर सेंस में आगे ले जा सकते हैं। मैं थोड़ा सा इस पे मैं जिस तरह मेरे भाई चांद साहब ने गुफ्तगू शुरू की, मैं चाहता था कि उसी तरह रहे, मगर इसमें किसी हद तक तो ये हकीकत है ना कि आप साफ खान साहब कहते हैं कि मैं स्वाई इस्टेब्लिशमेंट की किसी से बात नहीं करूंगा, और ये आज से नहीं है उनका मौकफ, जब वो ताकत में थे तब भी उनका मौकफ सही यही था। तो देखिए ये तो ऐसा ही है कि आपका हम कमेटी हमने कई दफ़ा कमेटीज़ बनाई हैं, कई दफ़ा कहा है, कई दफ़ा इन्विटेशंस दिए हैं, कई दफ़ा वापस भी लिए, लेकिन वहाँ से एक ही जवाब आता है कि ये तो बस सारे चोर और ठग हैं, इनसे तो मैं हाथ नहीं मिलाऊंगा, इनके पास तो कोई ताकत नहीं है, मैं तो सिर्फ उनसे बात करूंगा जिनके पास ताकत है। फिर उनसे बात करते हुए कह देते हैं कि मैं इनका कब्र तक पीछा करूंगा, फिर कहते हैं कोई मुकर्रर कर दें, कोई एक एजेंट ही मुकर्रर कर दें जिससे मैं बात कर सकूं। भैया आप कब्र तक पीछा करेंगे, आप एजेंट मुकर्रर करने के ऊपर तकाजा कर रहे हैं, आप बात करने के लिए तैयार हैं, आप हमसे बात करना चाहते हैं, आप इस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं, किसी तरफ को बात को चलाएं तो सही। डॉक्टर साहब लेकिन हुज्जत तमाम करने की खातिर एक पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन पॉलिटिकल रिकंसिलिएशन आप कॉन्स्टिट्यूट करिए, और आप बैठिए बातचीत की मेज पे, आप बैठे साथ इनको पीटीआई को बिठाएं, पीपल्स पार्टी का एक नुमाइंदा बिठाएं, बात आगे चलनी चाहिए। कोई हर्ज नहीं। मैंने आपको बताया कि कब से मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो ये उन्होंने, आपको याद होगा मैं पहले आपके प्रोग्राम्स में 4-8 साल पहले भी से ये बात चल रही है कि ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन का कोई फोरम हो जाए, हम कहीं बैठ जाएं, तो पुरानी बातें गुजर गई ना सर, शुरू हो नहीं, अभी भी है ये बात, अब दोबारा अभी देखिए, अभी इलेक्शन जब हो गया कितना गिला हुआ, तो हमने उस गिले में, उस तकरार में, उस सियासी तनाव के बावजूद कहा पीटीआई को कि आए हुकूमत बना ले, ये गए, ये मेरे साथ मेरा भाई बैठा हुआ है, चले खुर्शीद शाह साहब ने तो टेलीफोन किया, ये तो खुद गए, यहाँ इसी प्रोग्राम में बैठे हुए हमने बात की थी और उसके बाद पीटीआई वालों ने जवाब दे दिया, इन्होंने कहा। लेकिन ये मुझे तो ये याद पड़ता है, ये चंद साहब इसको सही करेंगे, कि चंद साहब एक डेलीगेशन लेकर गए या खुद गए और इन्होंने ये कहा कि हम चाहते हैं आप हुकूमत बना लें, डीपोलराइज करने के लिए हुकूमत बना लेते, अपनी सुपरविजन में ये सारी बातें फॉर्म 45-47 की कर लेते, ये तमाम चीज़ें इस वक्त खुद आप लीडरशिप में होते, साथ में एक पार्टी चले जुड़ी होती, हम ही ऑपोजिशन में बैठे होते ना, तो एक पार्टी आपके साथ जुड़ी होती, आप कोई मुहासबा भी हमारा करते, मगर कोई तरक्याती बात भी करते, कोई मस्बत बात भी करते, बात कहीं आगे चलती। ये जो बंद गली में हर दफ़ा ले जाएं और हर दफ़ा टक्कर मारते हैं एक दूसरे को, दो सब गिर जाते हैं, ये मेरे ख्याल में बदल जाए तो अच्छा। डॉक्टर हुमायूं साहब, बातचीत का कोई सिलसिला, कोई राब्ता साजी कहीं पर है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए इस तरह है कि अगर हम रियलिटी को देखें, अपने हमारे गिले, उनके गिले, सब गिले अपनी जगह पर, इस वक्त हुकूमत में वैसे तो पीपल्स पार्टी कहती है हम नहीं है, लेकिन इनफैक्ट अगर डिफैक्टो देखें दे आर पार्ट ऑफ इट। हम जो मर्जी कह दें, मैं सिमेंटिक्स में नहीं जाना चाहता, मैं रियलिटी की बात कर रहा हूँ, दे आर पार्ट ऑफ इट। तो जो हुकूमत होती है उसको पहल करना तरीका ही होता है कि आप CBMs, जिसमें कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स होते हैं, उसमें आप क्या कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लोगों के केसेस ख़त्म कर दें, मैं ये कह रहा हूँ कि लेट्स से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आर्टिकल लेट्स से CRPC 497 सब क्लॉज 1 के अंदर औरतों को, बीमार उनको, बच्चों को आप उनको बेल दे सकते हो, आप उनको बेल दे दो। आप बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। अच्छा, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की जो बात करते हैं तो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के 4 हिस्से थे, एक आइनी तरामीम, एक दूसरा ज़ाब्ता इखलाक, तीसरा आज़ाद और शफाफ क्या कह सकते हैं इंतखाबात, और चौथा सिविल और फौजी ताल्लुकात। उसमें से आप शिक नंबर 22, 23, 24 कर ले, उसमें हॉर्स ट्रेडिंग को ख़त्म करने के लिए ओपन बैलेट का जिक्र हुआ था, वो नहीं करेंगे। अच्छा, फिर उसके बाद नंबर 2 में किसी फौजी के साथ, किसी आर्मी के उसके साथ हम वो नहीं करेंगे। फिर आप आगे चले जाए 24 में कर लेंगे, सारे असासे करें, अच्छी बात है। फिर आप उसमें आज़ाद शफाफ में 27, 28, 29 देख लें। उसके बाद आप सिविल फौज के, वो सारी चीज़ें आप वो सबको देख लें, उसमें बहुत अच्छी बातें लिखी हुई थी, उन बातों के ऊपर आना शुरू कर दें।
डिस्कशन कर लें। लेकिन मेरी नज़र में अगर आप मुझसे पूछते हैं, मैं ये समझता हूँ कि जो स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल फोर्सेस हैं उनमें हम माने या ना माने एस्टैब्लिशमेंट है, बगैर एस्टैब्लिशमेंट के बात नहीं होगी। और अब बात आ जाती है, फर्ज करें मेरे और आपके दरमियान में एक तनाज़ा है। आपकी एस्टैब्लिशमेंट से बात हो रही है? नहीं, मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम हो रही है नहीं हो रही है, मुझे नहीं मालूम। अगर मेरे और आपके दरमियान में एक तनाज़ा है, जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मेनली PMLN के दरमियान में है सीटों का, मैं इनके साथ या ये खुद आके, क्योंकि इन्होंने बेसिकली मैं कहता हूँ आपने स्नैच किया है, तो ये आके बैठ जाए, पहल करें। और अगर ये नहीं कर सकते तो मैं इनके डेरे पे नहीं जाऊंगा, मैं हो सकता है चंद साहब के डेरे पे जाके वहां पे भी जिरगा कर सकता हूँ। मैं उन लोगों के पास जाके जिरगा करूंगा जिनके पास ताकत है। जिनके पास ताकत नहीं है उनके घर में जाके कोई जिरगा नहीं करता। आप जिरगा जाके करते होते हैं जो उस जगह के बड़े लोग होते हैं, जिनके पास ताकत होती है, जो जब कहें कि ये हो जाए तो फिर वो हो जाता है। तो तरीका यही है इस वक्त। इसी बिना पे आप इसी लॉजिक पे आप एस्टैब्लिशमेंट से ये लॉजिक है ना, ये लॉजिक है। हर एक यही समझता है। देखिए, इलेक्शन कमीशन किसके कंट्रोल में है? इलेक्शन कमीशन अगर वो कहते हैं कि आज ये सिस्टम फेल हुआ, कल वो सिस्टम हुआ, 2018, 13, 12 जो भी है, जब भी होता है, इलेक्शन कमीशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। PTI या PMLN या पीपल्स पार्टी इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। So they are doing it, and why are they doing it? इन चीजों को जब हम सामने रख के और ईमानदारी से चीजें देखें तो हमें जाके उन सब के साथ बैठ के बात करनी होगी। बात क्या करनी होगी? जैसे चंद साहब ने कहा, जैसे इन्होंने कहा, अब उसका ताल्लुक देखिए ईवानों से नहीं है, उसका ताल्लुक इस मुल्क में कोई भी जगह उस ईवान की तरह है जहां पे हम इस चीज को एड्रेस कर सकते हैं। और वो एड्रेस हमने 3 चीजें करनी है। फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस व्हिच हैज ऑलवेज बीन अ प्रॉब्लम। नंबर 2, रूल ऑफ लॉ। हम लोगों ने ये जजों को मैनिपुलेट नहीं करना, चाहे वो आप साकिब निसार की बात करें, चाहे वो काजी फाइज ईसा की बात करें, चाहे हम अपने मतलब के जजेस लाके बिठा दें कि जी अब आईनी तरामीम हमारे लिहाज से होंगी, ठीक है। हमने उसको ठीक करना है, जेन्युइनली ठीक करना है, फॉर द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान, नॉट फॉर माई पॉलिटिकल पार्टी। नंबर 3, ये कानून हो गया। नंबर 3, हमने आइन के साथ वो खिलवाड़ नहीं करना है, हमने वो लॉज नहीं पास करने जो मुझे फायदा दे, जिनसे मैं तोड़ मड़ोड़ के अपने काम निकाल नहीं। हमने पाकिस्तान के लिए वो आइन बनाने जो पाकिस्तान को सपोर्ट करे। हम लोग बाकियों से क्यों पीछे रहकर जा रहे हैं? क्यों उनमें से किसी ने भी ये हरकतें नहीं की जो हम कर रहे हैं? और मैं आपको एक बात बता देता हूं, ऑलरेडी अफगानिस्तान हमारे करीब या हमसे आगे जा रहा है। तो हमें इजाजत से मैं एक बीपर कर लूं। चीजों की मुबशर मकसूद अवान साहब वकील हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, आज कुछ वकला की इमरान खान से मुलाकात हुई, जैसे बैरिस्टर गौहर और अली अमीन गंडापुर की हुई, इसी तरीके से कुछ वकला की भी हुई। तो मुबशर मकसूद अवान साहब भी उन्हीं में शामिल थे। मुबशर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। मुबशर साहब, आपकी मुलाकात में क्या मौजूद गुफ्तगू था, कुछ रोशनी डालिए। जी, जिस तरह ये बात हो रही मीडिया पे 24 नवंबर के कॉल के हवाले से, खान साहब ने वाज़िया कहा कि पहले तो मैंने कॉल दी थी अपने पॉलिटिकल लोगों को, अपने टिकट होल्डर्स को कि लोग लेके निकलें। अब मैं बात कर रहा हूं अपनी कौम से गुजारिश की, अपील की कि आपने अपने रूल ऑफ लॉ के लिए निकलना है, अपने हक के लिए निकलना है, और ना किसी से डील होगी और ना ये डील होगी। और वाज़िया रहे कि जो बातें लेकिन मुबशर, ये जो अली मीन गंडापुर वाली मुलाकात थी, उसके बाद तो अलीमा खान ने पब्लिकली एक स्टेटमेंट में ऐलान किया है ना कि अली मीन गंडापुर को और बैरिस्टर गौहर को इमरान खान ने ऑथोराइज किया है कि वो इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करें, और जुमेरात तक अगर कोई एग्रीमेंट हो सकता है तो जुमेरात तक का वक्त दिया। ऐसा नहीं है, असल में बात थोड़ा सा आपको समझने में दिक्कत आई होगी, या फिर वो प्रॉपर नैरेटिव नहीं बन पाया होगा। समझने में कोई दुश्वारी नहीं है, ये उनका असल वीडियो के ऊपर स्टेटमेंट है। जो था असल में कहा, खान साहब ने कहा कि हम सियासी जमात हैं और ये हमने 24 नवंबर को हर सूरत निकलना है, और जो बात है मुज़ाकरात की, तो मैंने ऑलरेडी जो पॉलिटिकल जो कमेटी बनाई थी, एहतजाजी कमेटी, वही मुज़ाकराती कमेटी है। अगर हमसे कोई मुज़ाकरात करने के लिए आ रहा है तो वेलकम। हम चूंकि सियासी जमात हैं तो हम मुज़ाकरात करने के लिए तैयार। एजेंडा भी ये है, जिस एजेंडे के तहत मुज़ाकरात होंगे वो वाज़िया रहे। लेकिन कोई मुज़ाकरात के लिए आया भी है, किसी ने पैगाम भेजा भी है, मुबशर के नहीं भेजा। वो एजेंडा जरा सुन लें कि पैगाम किसी ने भेजा मुज़ाकरात का, ये बताएं पहले मुझे आप। सर
डेफिनेटली हम इतनी बड़ी पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल जमात है, तो हमारे पास तो पैगाम रसानी करते हैं लोग। कौन, लेकिन किसका पैगाम आया, यही तो पूछ रहा हूँ सर। जरा ये एजेंडा जरा वाज़ेह कर। वो एजेंडा हो गया वाज़ेह, लेकिन ये बताएं कि पैगाम किसका आया। प्लीज जरा वो सुन लेना। खान साहब ने कहा कि हमारा जो मैंडेट चोरी किया है उसकी वापसी होगी, 26वीं आईनी तरमीम रोल बैक होगी, और जो असीरान हैं उनको फिल फोर रिहा किया जाएगा। इस एजेंडे पे बात होगी, इसके अलावा कोई बात नहीं होगी। अब आप जो कहना चाह रहे हैं कि ये किसने बात की, किससे की, वो चूंकि पार्टी के इंटरनल मैटर्स हैं, तो वो उस पर हम अभी फिल वक्त बात नहीं कर सकते। मुबशिर साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन। नदीम अफजल चंद साहब, ये बात आगे चलनी कैसी ये पता नहीं, होनी चाहिए हुकूमत की भी, पॉलिटिकल फोर्सेस की, इस्टेब्लिशमेंट की, लेकिन आगे कैसे चलनी है इसके ऊपर बहुत बड़ी कन्फ्यूजन है, और ये पाकिस्तान के मफाद में नहीं है। एक जो पिछले 2-3 सालों से एक नैरेटिव पीटीआई की तरफ से बनाया गया है कि न्यूट्रल जानवर होते हैं, इलेक्शन कमीशन ये है, इलेक्शन कमीशन ने ये किया वो किया। कानून आइन क्या कहता है कि सबको ठीक किसने करना है? असम्बली पार्लियामान कानून साजी के ज़रिए। आप असम्बली में बैठे हुए हैं, इससे पहले आपने एक सियासी गलती की, आपने असम्बलियों से इस्तीफ़े दिए, सूबाई असम्बलियाँ तोड़ दी, उसका नतीजा आपने भुगता। अब फिर आप सियासी गलती कर रहे हैं कि आप एक तरफ कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो बहुत इदारों में मुदाखलत करती है, एक दूसरी तरफ आप कहते हैं कि वही उन्हीं से मुज़ाकरात हम करेंगे। देखें, आप नई नौजवानों को क्या गाइड करना चाहते हैं कि जमहूरियत क्या है, आइन क्या है, इस मुल्क के आइन क्या कहता है? आप खुद ही आइन की वायलेशन भी कर। मैं कहता हूँ बेशक स्टेक होल्डर के साथ मुज़ाकरात होने चाहिए, हकीकत है कि उनकी मर्ज़ी से मुज़ाकरात होंगे, उनकी मर्ज़ी के बगैर मुज़ाकरात कामयाब भी नहीं हो सकते, ये भी हकीकत है। शहबाज शरीफ साहब उनकी मर्ज़ी के बगैर मुज़ाकरात भी नहीं करेंगे, ये हकीकत है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ कि कुछ कॉस्मेटिक, कुछ आइनी चीज़ें होती हैं, कुछ आपने आइन को मतलब सामने उसको रखना होता है, लोगों को एजुकेट करना होता है। पॉलिटिकल जमातों का, लीडर्स का काम है पब्लिक को, नौजवानों को एजुकेट करना। आप इस क्राइसिस को भी एक एजुकेशन भी समझे ना। आप इस क्राइसिस से हमने निकलना है, तो आप कहेंगे नहीं जी हम सियासी जमातों से मुज़ाकरात नहीं करेंगे। एक तरफ देखें ना, सेंटर साहब कह रहे हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जिम्मेदार है, बिल्कुल जिम्मेदार है। दूसरी तरफ उस कानून, पहले हमने जो कानून बनाया था लेजिस्लेशन के जरिए कुछ थोड़ी बहुत बेहतरी की, मजीद लेजिस्लेशन के जरिए हो सकता है। पॉलिटिकल जमातें बैठ करेंगे ना, आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुज़ाकरात नहीं, उनका तो टर्नओवर ही ख़त्म हो गया है, अब उससे मुज़ाकरात आपने क्या करने। इसी तरह मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल जमातों का ये, आप अगर आप बेशक करें इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात, लेकिन आप ये पब्लिक को ये बावर ना करवाएं कि हम उसी डगर पे जाना चाहते हैं, पुरानी 2018 पे हम जाना चाहते हैं, या हम पुराना उसी जगह पे जाना चाहते हैं। ये निकलें उस बात से, हम नहीं अभी नहीं निकलेंगे। नहीं, अगर नहीं निकलेंगे तो फिर मैं समझता हूँ फिर तो हर कोई अपनी सीवी पेश कर रहा है, सीवी पेश कर कि मैं बेहतर खुदमत दे सकता हूँ, पहले से आप फलां को टाइम मैं हटाऊँ। और जो हमारे वर्कर गिरफ्तार हो रहे हैं, उन बेचारों को क्या कसूर है? उन लोगों को क्या मिलेगा? उनको हम क्या एजुकेट करते हैं? लेकिन जो सियासी नारे थे इमरान के, न्यूट्रल तो जानवर होता है, यही थे ना। तो उसके बाद ये कि एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करूंगा, तो इससे दैट शोज तो लिखा जा रहा है कि आप सियासी तजादात हमारे जो हैं ये हमारे पाकिस्तान के लिए फ़ायदे में नहीं है, ये हमारे सियासी तजादात है। तो फिर मतलब है अपने मुल्क के लिए, आइन के लिए तो कोई लड़ाई नहीं, हर कोई इक़्तिदार की लड़ाई लड़ रहा है। लड़ाई तो है तो उसी चीज़ की, तो फिर इक़्तिदार की लड़ाई है, तो फिर ब्रेक ले लें, ब्रेक से वापसी कुरानंदाज़ी कर लें इनकी ब्रेक ले लें, ब्रेक से वापसी पर दोबारा यहीं से आगाज़ करते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में आपको नेशनल एक्शन प्लान के तहत जो एक एपेक्स कमेटी का स्ट्रक्चर है उसके ऊपर जिक्र किया था। नेशनल एक्शन प्लान की कामयाबी में सबसे बड़ा दखल उस वक्त की जो सियासी क़यादत का और फ़ौज का एक पेज के ऊपर आना था। गो कि वो एक बहुत ही तकलीफ़देह वाक़या था APS का, जिसके बाद हम लोग मजबूर हुए थे कि हम बैठेंगे और अपने बच्चों का मुस्तकबिल इंश्योर करेंगे कि महफूज कैसे बनाना है। आज भी वैसी ही सूरत हाल है। वो स्कूल के बच्चे हमने शहीद करवाए थे, वो भी इस कौम के बच्चे थे, हमारी औलाद थे। और वो जो रोज़ाना किसी चौकी, किसी नाके, किसी सरहद के ऊपर जो फ़ौज के जवान और अफसर और सिपाही शहीद हो रहे हैं, वो भी इस कौम के बेटे हैं। तो उसके ऊपर सर जोड़े ना बंदा, तो फिर तो उसको संजीदगी के साथ उस बंदे की अकल के, दानिश के ऊपर और हिकमत अमली के ऊपर थोड़ा शक व शुबे का इजहार करना चाहिए। तो एपेक्स कमेटी के इजलास के बाद आर्मी चीफ़ का एक बयान सामने आया, मैं वो आपको पढ़ के सुनाना चाहूँगा। आर्मी चीफ़ ने कहा कि दहशतगर्दी की जंग में हर पाकिस्तानी सिपाही है, कोई यूनिफॉर्म में और कोई यूनिफॉर्म के बगैर। हम सब ने मिलकर दहशतगर्दी के नासूर से लड़ना है। हम सब पर आईन पाकिस्तान मुकद्दम है। आइन
हम पर पाकिस्तान की अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी आयद करता है। जो कोई भी पाकिस्तान की सिक्योरिटी में रुकावट बनेगा और हमें अपना काम करने से रोकेगा, इसके नताइज भुगतना होंगे। पाकिस्तान आर्मी और कानून नाफिज करने वाले इदारे गवर्नेंस में मौजूद खामियों को रोज़ाना की बुनियाद पर अपने शहीदों की कुर्बानी देकर पूरा कर रहे हैं। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, इस इशू के ऊपर ना कोई इफ़ है ना बट है, आपको इंश्योर ये दहशत गर्दी ख़त्म हो। रोज़ाना आप 5-7 लाशें उठा रहे हैं, तो ये शोहदा की तादाद फ़ख्र तो है, हम उन्हें सलाम पेश करते हैं, लेकिन हम इसको रोक ना सकें दहशत गर्दी को, इन हमलों को, तो ये हमारे शदीद बहुत बड़ा चैलेंज है हमारी अहलियत के ऊपर। क्या स्ट्रेटजी क्या है आपकी? ये आप ठीक कह रहे हैं जी। मैं समझता हूँ कि इसमें इफ़ भी है और बट भी है, क्योंकि ये आप इनकंसिस्टेंट पॉलिसी नहीं लेकर चल सकते। आप ये नहीं कह सकते कि ये वो लोग हैं जिन्होंने हमारे बच्चे जलाए, वो फॉस्फोरस फेंक के, उस्तानी थी शायद उनको, प्रिंसिपल थी स्कूल की जी। आप सोचें, तो हम ये नहीं कह सकते कि आज ये हमारे दुश्मन है और दूसरे दिन कहेंगे ये तो हमारी फैब्रिक, कल्चरल फैब्रिक का हिस्सा है, इन्हें तो हमें वापस ला के आबाद करना है। तो ये नहीं हो सकता। ये जो इनकंसिस्टेंसीज हैं इनको रिमूव करना होगा। अगर आपने अरबों रुपए लगा दिए, बल्कि अरबों डॉलर लग गए, आपने ज़रब-ए-अज़्ब की, आपने रद्दुल फसाद किया, आपने इतनी कुर्बानियाँ दी, आपने लोगों को यहाँ पे जो सेल थे, स्लीपर सेल्स, उनको ख़त्म किया, आपने वो लोग जो दहशतगर्दी करते थे उनको निकाल भगाया या पकड़ लिया, फिर आपकी पॉलिसी बदल गई। फिर एक हुकूमत तब्दील हुई तो पॉलिसी ये होगी कि ये तो हमारे भाई हैं, ये स्टेट की ये तो हमारी फैब्रिक का हिस्सा है, रियासती नाकस पॉलिसी, इन्हें तो हमें वापस ला के आबाद करना है। तो मैं इस वजह से ये कह रहा हूँ कि देखें, साबित कदम रहना पड़ेगा ना। जो भी आपने पॉलिसी लेकर चलना है उस पर साबित कदम रहें। और जब आपने ये तमाम रद्दुल फसाद और ये तमाम मार्के किए, उसके बाद 3-4 साल रहा ना सुकून जी, उसके बाद नहीं हुई ना दहशतगर्दी। ऐसा तो नहीं कि आपकी जो स्ट्रैटेजी है वो काम नहीं करती, लेकिन जब आपकी स्ट्रैटेजी काम करना शुरू कर देती है, अभी वो काम करना शुरू करती है, तो हम एक नई थियरी लेकर आ जाते हैं। तो मेरा ये ज़ाती ख्याल है, जिसको आप कह रहे हैं, इसमें कोई इफ्स एंड बट्स नहीं। इफ्स एंड बट्स इसमें नहीं कि हमारे बच्चे शहीद हो रहे हैं, इसमें कोई इफ्स एंड बट्स नहीं। लेकिन हमारी जो रियासती पॉलिसीज़ हैं, जिस तरह हम टर्न करते हैं, जिस तरह को 1-2 लोग बैठ के फैसला कर लेते हैं और वो पूरा मुकदमा जो है उसको सिफर कर देते हैं, ये एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। यानी वो लोग जिनको दहशतगर्दी पे, हमारे बच्चे जलाने पे सजाएं हुई थी, उनको छोड़ देना, कैसे छोड़ देना? तो ये तमाम चीज़ें जो हैं, इस पे मेरे ख्याल में सबको मिलके, तमाम सियासी जमातों को, ये वही, अब मैं दोबारा उसको घुमा के वापस मेट्रो प्रिंसिपल जिन लोगों ने छोड़ा था उनको आंसरेबल ठहराना चाहिए। ये रियासती नाकामी के मुतरादिफ है, लेकिन मसला ये है कि ना आप उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट को क्वेश्चन कर सकते हैं, और उस वक्त की हुकूमत जो है वो कहेगी कि उन्होंने किया था, और वो इस्टेब्लिशमेंट कहेगी प्राइम मिनिस्टर ने किया था। लेकिन दोनों, लेकिन मैं एक चीज़ आपके सामने रखना चाहूँगा, हम सारे तो मिल बैठ सकते हैं ना जी, बिल्कुल। देखिए ना, एक मोमेंटम, सियासत जो है वो मोमेंटम का नाम है। ये मैं नहीं कह रहा, जिस तरह आप पहले भी गुफ्तगू फरमा रहे थे कि देखिए वो बहुत ताकतवर हैं, उनकी मर्जी के बगैर तो आप बैठेंगे भी नहीं, ये भी नहीं करेंगे, ये सारी बातें सच्ची होंगी। लेकिन आप ये तो सोचें कि हमारे मिल बैठने से एक मोमेंटम तो पैदा होगा ना। अब ये आपके साथ गुफ्तगू कर रहे हैं तो कुछ लोग सुन ही रहे हैं ना, तो सोचते होंगे कि यार ये कोई बात डॉक्टर साहब ठीक कर रहे हैं, ये डॉक्टर साहब की बात सुनी जानी चाहिए। तो इस वजह से मैं ये कह रहा हूं कि जब हम मिल बैठें, ये तमाम बातों के ऊपर एक आपस में कंसेंसस ड्रॉ करने की कोशिश करें, पार्लियामान को थोड़ा सा मजबूत कर लें, लोगों को थोड़ा सा, जिस तरह हमने मिलाइन किया है अपने आप को, अपनी पार्लियामान को, अपनी जमहूरियत को, और ये ऐसा नहीं कि उसमें कोई झोल नहीं है, लेकिन जब आप अपने ऊपर मुकर्रर कर लें कि मैंने इसको तबाह कर देना है, मैंने कहना है कि इससे बात ही नहीं करनी है, ये कोई फोरम ही नहीं है, ये कोई सियासत ही नहीं है, जमहूरियत कोई चीज ही नहीं है, इलेक्टेबल्स कुछ हैं ही नहीं सिवाय चोरों के, तो फिर गड़बड़ हो जाती है। डॉक्टर हुमायूं साहब, आपके पास सिक्योरिटी का चैलेंज है, आपके पास इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए दोनों बहुत बड़ी बातें हैं, और पॉलिटिकल यूनिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के बाद दोनों का हसूल मुश्किल है। देखिए, अभी हम बात कर रहे थे, चंद साहब भी बात कर रहे थे, और हम आइन का जिक्र भी कर रहे थे, और हम पार्लियामेंट की भी बात कर रहे थे। हम लोगों ने पिछले 2.5 सालों में एक चीज़ देखी है, आइन को वायलेट कैसे करते हैं। देखिए, मैं पॉलिटिकल आदमी हूँ ना, मैं डिसीजंस लूँगा आइन और कानून को सामने रख के, मेरे क्या हुकूक है, मैं कहाँ क्या पॉलिटिकल मैन्यूवरिंग कर सकता हूँ,
बेस्ड ऑन दी आइन मुझे क्या इजाज़त देता है, क्या नहीं देता। लेकिन जब मैं ये देखूं कि आइन जो कहता है हम उसको तोड़ देते हैं, उसको चेंज कर देते हैं। आइन कहते हैं कि यार ये करना है, हम वो नहीं करते, किसी भी वजह से, कोई भी बहाना मार के, तो फिर आइन तो ना हुआ ना इस मुल्क में, वो आइन नहीं है। तो हमारे यहाँ पे डिफेक्टो आइन ना था ना है, हाँ किताब में ज़रूर है, हमने लिख दिया है और हम उसको बड़े फ़ख्र से कहते हैं कि ये मेरी पार्टी ने या मेरे वालिद साहब ने या मेरे उसने ये किया, लेकिन क्या उस आइन के ऊपर हम अमल करते हैं? नहीं करते। उसके उन चीज़ों के ऊपर हम ज़रूर अमल करेंगे जिससे मुझे फ़ायदा है या शायद आपको फ़ायदा है या मिलके हम उसको करेंगे, लेकिन मैन्यूवरिंग हम करते हैं, हम ईमानदारी से आइन के ऊपर नहीं करते। जो आपने सारी चीज़ें बताई है ना कि हमारे मुआशी प्रॉब्लम है, हमारे आइनी प्रॉब्लम है, इन सब के पीछे एक चीज़ है, वो थॉट प्रोसेस है। हमारा थॉट प्रोसेस, हमारा डिसीजन मेकिंग गलत है। हमारे जो पॉलिटिकल मैरिट या वो लोग जिनको जहां बैठ के डिसीजन लेना चाहिए, उनकी कैपेसिटी नहीं है कि वो डिसीजन ले पाए। उसकी वजह यह है कि सिफारिश है, उसकी वजह यह है कि रिश्वत है, उसकी वजह यह है कि मैरिट की पामाली है। जिस बंदे को जहां बैठना चाहिए वो वहां नहीं बैठा हुआ, उसको हटा के किसी और को बिठाया जाता है। ये वो प्रॉब्लम्स हैं जो पाकिस्तान के शुरू से चलते आ रहे हैं, और यही वजह है कि हम लोग आज तक सही डिसीजन ले नहीं पा रहे, क्योंकि जो डिसीजन लेने वाला आदमी है उसकी कैपेसिटी है ही नहीं वो डिसीजन लेने की। चंद साहब, जो सिक्योरिटी के मामला भी देखें तो पार्लियामेंट हम करते तो हैं, लेकिन ये बंदे पकड़ने और छोड़ने के अंदर पार्लियामेंट का जितना रोल था वो मुझे भी पता है और आपको भी पता है। तो ये नाकामी है इस पार्लियामेंट की। फिर हम पार्लियामेंट कहते रहे, लेकिन गए बंदे छोड़ने थे, हमारा रोल कोई नहीं। मलिक साहब देखें, इस मुल्क में जितनी अफ़गान वार हुई है, अफ़गान वार के बाद देखें हमने मुजाहिदीन को सपोर्ट किया रशिया के ख़िलाफ़, फिर उसके बाद हमने खुद ही तालिबान बनाए, फिर गुड तालिबान बैड तालिबान की डेफिनेशन भी आई, बैड तालिबान से लड़ते रहे, गुड तालिबान को सपोर्ट करते रहे। देखिए हमने एज ए नेशन, एज ए गवर्नमेंट जो भी हमने बड़ी 2 नंबरियाँ की हैं, और मैं समझता हूँ इन शहीदों के हम जिम्मेदार हैं। खा कोई भी तबका, तमाम मकात में सबको कहता हूँ, सब जिम्मेदार है। ये नहीं है कि इसमें रूलिंग एलीट सारी जिम्मेदार, सारी जिम्मेदार। और आप भी मैं समझता हूँ ये दरना पॉलिटिक्स, ये इसको पीछे करें। हमारा एक एजेंडा होना चाहिए इस वक्त, दहशतगर्दी हमारा सबसे बड़ा। तो हमारा आज हम कर क्या रहे हैं, पकड़ दकड़ी शुरू हो रही है, दरना सियासी जमातें भी दरना, क्या कौम के साथ हम क्या खिलवाड़ क्या खेल रहे हैं, इदारों के साथ हम क्या खिलवाड़ खेल रहे हैं। तो अपने मुल्क के साथ ये मुनाफकत है, इस मुनाफकत में हम सब जिम्मेदार हैं, ये कोई बरी नहीं हो सकता इससे। और मैं समझता हूँ इन शहादतों की, इन चीज़ों के हम जिम्मेदार हैं कि हम सीरियस ही नहीं ले रहे लोगों को, चीज़ों को। और यही एजेंडा तो ये होना चाहिए इस वक्त, लेकिन एजेंडा कुछ और है। एजेंड मैं समझता हूँ पस डालें, हम क्यादतें बैठ के पॉलिटिकल एपेक्स कमेटी बनाएं, पार्लियामान बनाएं, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी बुलाएं, ये एक एजेंडा आपका होना चाहिए। और आपको कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए कि हमारी अफगान पॉलिसी हमारी गलत थी, तो आज कौम से माफ़ी मांगें, अगर ठीक थी तो उसको ओन करें। और आप एक तरफ दहशतगर्दों को कहते हैं वापस बुलाते भी हैं पिछले दौर में, फिर आप कहते हैं उनसे मुज़ाकरात भी नहीं करें। वो तमाम फाटा मर्जर हुआ, उनको आप पैसे भी आज नहीं दे रहे प्रॉपर, आप लोगों की महरूमियाँ भी नहीं ख़त्म कर रहे। यकीन करें हम लोगों को, हमारा सही पॉलिसी नहीं है, और ये बिल्कुल 2 नंबरी है। हमारी प्रायोरिटीज कोई और है, गवर्नमेंट्स की, हमारे हुक्मरानों की प्रायोरिटीज ही कुछ और है। और ये मैं ईमानदारी के साथ कहूँगा, जो ही कोई जवान शहीद होता है तो शायद मुझे लगता है कि शहीद के खून का ना लहू जो है वो हमारे हाथों पे है, ये और हम जिम्मेदार हैं कि हमारी पॉलिसियां गलत है, हमारी पॉलिसियों की वजह से लोग शहीद हो रहे हैं। आपने मज़ाकरात करने तो पॉलिटिकल क़यादत को बिठाएं एक मेज तले, सारे बैठे हैं, आप करें मज़ाकरात, BLA से करने हैं, TTP से, कौम को मुनाफकत तो छोड़ देना। एक तरफ गुड तालिबान बैड तालिबान, क्या हम 2 नंबरी है, हमारी कोई क्लियर पॉलिसी नहीं है रियासत की। मैं बिल्कुल ओपन कहूंगा कोई पॉलिसी नहीं है। ये आप सही कह रहे हैं, मुझे बहुत तकलीफ है ये रोजाना शहीदों की जो खबरें पढ़ता हूं, मुझे बहुत तकलीफ होती है। मैं कहता हूं कि हम सच्ची बात है, रोजाना तराने भी सुनते हैं, सारी चीज़ें सुनते हैं, लेकिन एज ए पोलिटिकल वर्कर मैं समझता हूं कि हम मुनाफकत से काम ले रहे हैं, या हमने मज़ाकरात के जरिए ख़त्म करनी है या जंग के जरिए ख़त्म करनी है, किसी की क्लैरिटी ही नहीं है।
और कौन सा फोरम है? मुझे आप टॉक शो देख लें सारे, आज मीडिया उठा के देखने के बाद है क्या वहां पे, प्रायोरिटी क्या है यार लोगों का? तो एक बिल्ली मार जाए ना, एक बिल्ली कौमों की मार जाए तो उसके ऊपर वो पूरी बैठ जाते हैं साल। जो हमारे तो रोज लोग कितने मार रहे हैं, शहीद हो रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये गलत, और हम अपने बस अपने मगन में, अपने ताकत में एंजॉय करने का, हर कोई अपने हूटर बजा रहा है, अपनी गाड़ी। अभी आपने वो जो ब्रेक में जाने से पहले जो जुमला बोला था ना, वो है तो वो आपने हल्के अंदाज में कहा है, लेकिन वो बात सही है कि वो कुरानदाजी से तय कर ले ताकि इस तनाज़ा से निकले। कौन वज़ीर-ए-आज़म बनेगा, कौन चीफ जस्टिस बनेगा, आर ओहदा बांट दें, कुरानदाजियां करें, बाकी कौम के पैसे कौम को कहें कि इन लोगों ने रूल करना है। ये क्लास है, एक क्लास सेलेक्ट कर लें कि इस क्लास ने इस मुल्क पर रूल करना है, इस क्लास के बच्चों ने पैसे कमाने हैं, इस क्लास ने पैसे कमाने हैं, और फिर दुनिया में जायदादें बनानी है, दुनिया में एंजॉय करना है, तो वो क्लास की पर्चियाँ निकालते जाएं। डॉक्टर मुसद्दिक साहब, अभी भी ये इतना संजीदा इशू है, लेकिन पाकिस्तान में सबसे बड़ा इस वक्त चैलेंज ये है कि 24 का जो एहतजाज है तहरीक इंसाफ का, उसको कैसे रोकना है। मैं अभी वजारत दाखिला के हवाले से खबर पढ़ रहा था, तो उन्होंने कहा कि जो नौजवान उसके अंदर आएंगे उनका हम पासपोर्ट नहीं देंगे और उनको नौकरी नहीं देंगे। मतलब क्यों नहीं देंगे? एनी गुड रीज़न? कोई अगर कोई दहशत गर्दी में मुलव्वस हो फिर तो जेन्युइन रीज़न होगी, लेकिन अदर दैन दैट तो ये एक इंतशार वाली बात है, नहीं करनी चाहिए। और इसी तरीके से वो एक पोलिटिकल डिस्प्यूट है जिसको आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं, उसके लिए धरना होगा, मार्च होगा, पूरे मुल्क से कॉलें आ रही हैं, आप सियासी तनाज़े को सियासी तरीके से डायलॉग से हल कर सकते हैं। वाई नॉट? नहीं, वाई नॉट जी, मैं तो शुरू में प्रोग्राम में आपको यही सवाल उठाया, वाई नॉट, और उसका जवाब आपको किसी हद तक मिला भी है कि इनसे बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। बात उससे करनी चाहिए जिसके पास ताकत हो। इनसे बात क्यों करेंगे हम? मेरे ख्याल में करनी चाहिए, हमें भी करनी चाहिए, इन्हें भी करनी चाहिए, सबको करनी चाहिए। तो वाई नॉट एग्जैक्टली सर, मैं तो आप बिल्कुल यक ज़बान हूँ आपके साथ। तो आप ही तो हुकूमत है सर, ये इनिशिएटिव आप ले सकते हैं, ये नहीं ले सकते, ये भी नहीं ले सकते। नहीं भाई, कई दफ़ा ले चुके हैं, कई दफ़ा ले चुके हैं, कई दफ़ा तो गुफ्तगू हुई भी है, और फिर एक पैगाम आता है इमरान खान साहब का, वो तमाम गुफ्तगू सिफर हो जाती। सिर्फ हमारे साथ नहीं, जिसको ये ताकतवर समझते हैं उनके साथ भी कई मरतबा ऐसे हुआ है। किसी को भेजते हैं, फिर उसके बाद पता चलता है सिफर हो गई बात। उन्होंने कहा मैंने ये थोड़ी कहा था, ये तो मेरा मतलब ही नहीं था। तो बात यह है कि आप किसी क्रेडिबिलिटी के साथ। डॉक्टर साहब, लेकिन अली अमीन गंडापुर वो एक उनका असाइंड रोल है, चीफ मिनिस्टर की है, लेकिन आई थिंक प्राइम मिनिस्टर ने उसको ये रोल असाइन किया हुआ एस्टेब्लिशमेंट से इंटरेक्शन का। तो उस चीज़ को आप थोड़ा इंस्टीट्यूशनलाइज करें, एक फॉर्मल कमेटी बना लें जिसमें गवर्नमेंट का नुमाइंदा बैठा हो ताकि पॉलिटिकल प्लेयर अंदर आ जाए। साहब तशरीफ लाते हैं एपेक्स कमेटी के भी, आज एपेक्स कमेटी के मेंबर बैठे थे। मैं कई दफ़ा उन मीटिंग्स में बैठा हूँ। तो अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं, वो किसी भी फोरम को जहाँ पे वो आते हैं, जहाँ पे वो वेलकम है, जहाँ पे उनको रिसीव किया जाता है, जहाँ पे उनकी बात सुनी जाती है, वहाँ पे जहाँ पे उनकी बात मानी जाती है, वहाँ राइट है। वो किसी भी जगह के ऊपर बैठकर किसी भी बात को, जब ये बात शुरू हुई तो कर सकते हैं ना, मगर वो नहीं करते हैं क्योंकि ये उनको इजाज़त नहीं है कि सियासी लोगों के साथ वो बात करें, ये उनको इजाज़त नहीं है। लेकिन एपेक्स कमेटी में तो जी मैंने जैसे आपको कहा है कि ज़रूर करें ना जी, कर लेना जी, जिससे करना चाहते हैं कर लें, कर तो लें। यानी ये तो नहीं हो सकता ना कि एक दिन आप बोलें कि न्यूट्रल जो है वो जानवर होता है, दूसरे दिन कहें कि न्यूट्रल जो है वो बाप होता है। फिर क्या बाप जानवर है, बाप न्यूट्रल है, न्यूट्रल बाप है? क्या है? किसी तरफ पैर तो लगाएं ना। स्टेट्समैनशिप ये है कि बैठकर बात कर लें। हमसे नहीं करते, ना करें। हम तो चाहते हैं कि हमसे करें, चंद साहब भी कह रहे हैं, मैं भी कह रहा हूं, मगर जिनसे करना चाहते चले उन्हीं से गुड फेथ में बात कर लें। गुड फेथ तो लाए ना सर, को बात आगे तो बढ़े। हुमायूं साहब, बुशरा बीबी प्रैक्टिकली अब वो उन्होंने 3-4 इजलास हैं जिसके अंदर वो तकरीर की है, वो इमरान खान का मैसेज हो या जो भी शक्ल हो, लेकिन बुशरा बीबी बराह रास्त उन्होंने एक पोलिटिकल मैसेज है वो डिलीवर किया। इससे पार्टी की सियासत के अंदर फ़र्क पड़े? देखिए, ऐसा है कि जो बेसिक प्रॉब्लम है ना, वो बेसिक प्रॉब्लम पे हम नहीं आते हैं। हम मतलब इट्स ऑलवेज नाइस, हम सारे पॉलिटिशियन हैं या पॉलिटिशियन ना भी हो, हम लोग अच्छी अच्छी बातें कर सकते हैं, लेकिन कहते हैं ना, जब दिल ही नहीं चाहे तो बातें हज़ार हैं। प्रॉब्लम क्या है? मैं अगर मुसद्दिक मलिक साहब की गवर्नमेंट का मैं सबसे स्ट्रॉन्ग बंदा प्राइम मिनिस्टर होता, मैं क्या करता? जो बंदिश है पॉलिटिकल प्रिजनर के ऊपर, केसेस है, मैं केसेस ना ख़त्म करता, मैं उसको वो बंदिश ख़त्म करता, मैं उसके पॉलिटिकल वर्कर्स को उसके साथ मुलाकात करने देता।
मैं ये काम ना करता, मैं कभी ना करता। ये होते कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स। देखिए, जब आप एक आदमी को लास्ट 2-3 मिनट्स है, बुशरा बीबी का रोल डिफाइन कर, मैं वही बता रहा हूँ ना, जब आप पॉलिटिकल वर्कर्स को उनके साथ मिलने ना दे, जब मैं भी किया था वहां पे पुलिस वाले आके खड़े थे मेरे साथ, आपने जी पॉलिटिक्स पे बात नहीं करनी, मैंने कहा मैं इनसे फिर क्या क्या वो ये सब्जियों के हिसाब किताब पूछूंगा। मतलब एक पॉलिटिकल आदमी जाके इमरान खान से, जो कि लीडर है, उससे बात नहीं करेगा। मैं असद वो एक जुबैर उमर साहब की बात करता हूँ, उन्होंने कहा है कि जब मियां नवाज शरीफ साहब जेल में थे, 9:30 बजे से लेकर 2:30 बजे तक जो टॉप लीडरशिप होती थी वो रोजाना हर थर्सडे को जाके मिलती थी। उसके बाद 25-25, 30-30 जाके बाकी वर्कर्स आके मिलते थे। यहाँ हमारी टॉप लीडरशिप को इजाजत ही नहीं, पिछले 1-1.5 माह से मुलाकात ही नहीं हो रही। Is this what we are talking democracy about? मतलब हम लोग क्या रहे, कहने में और करने में बड़ा फर्क है। अब अगर मेरी मुलाकात नहीं हो रही होगी तो इमरान खान जो मैसेज दे रहा होगा वो किन के थ्रू देगा? जिन लोगों की मुलाकात होती है। अब उन लोगों ने आके मनोअन वो चीज बता दी है, तो अब हम उसको नया रुख देने की कोशिश कर रहे हैं। कोई ऐसी बात नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मैसेज वॉज डिलीवर्ड बाय द मैसेंजर हु हैड द एक्सेस, कि इमरान खान के पास एक्सेस थी। आप देना अपने पॉलिटिकल पार्टीज को। मुझे क्यों जाके, मुझे कोर्ट से ऑर्डर मिलते हैं, मैं वहां जाता हूं, मुझे पंजाब की गवर्नमेंट वहां नहीं मिलने देती। मतलब आप बात कर रहे हैं, खत्म हो गया आज मेरे पास। डॉक्टर हुमायूं साहब, एक जुमला मैं डॉक्टर मुसद्दक साहब को कहूँगा, लोगों को गिरफ्तार तो ना करें ना, हमारे लोगों को भी जो आप गिरफ्तार कर रहे हैं, कहते हैं पीओ पार्टी, ये कहते हैं हुकूमत का हिस्सा है। डॉक्टर साहब कह रहे थे हुकूमत का हिस्सा होते हुए भी, हुकूमत का हिस्सा होते हुए भी यकीन करें। हमारे तो आज भी मुख्तार गोंदल 78 साल पीपल्स पार्टी के वर्कर, पीओ पार्टी के डॉक्टर मुसद्दक मलिक साहब हमारा समझ के इनको भी पकड़ रहे हैं। मैं आपको बताना चाह रहे हैं कि हम इनके साथ भी ये कर सकते हैं। पीओ पार्टी के लोगों को पकड़ा जा रहा है। चंद साहब, मुसद्दक मलिक साहब, हुमायूं साहब, सबका शुक्रिया। आज के लिए इतना इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।